हम ग्रामीण विकास की योजनाएँ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाली क्लास में इंदिरा आवास योजना पढ़ा था। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, चूँकि ये दो योजनाएँ हैं, एक ग्रामीण वाला भी है और एक शहरी वाला भी है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ ग्रामीण वाला पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत की योजनाएँ पूछा जाएगा। तो हमको शहरी वाला पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ ग्रामीण वाला पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका आपको शॉर्ट नेम याद रखना है, PMAY जी से ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है? ये जो योजना है, ये प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। आप इस डेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा, क्योंकि कहीं-कहीं पे आपको 25 जून 2015 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो 25 जून 2015 है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नहीं, वो शहरी का है, ठीक है? याद रखिएगा, वहाँ पे 25 जून 2015 अगर आपको ऑप्शन में मिलता है, तो ये प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, इसका ये बिल्कुल भी डेट नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं इसके अंतर्गत जो मंत्रालय है, चूँकि हम ग्रामीण विकास की ही योजनाएं पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंतर्गत जो मंत्रालय रहेगा वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही रहेगा। फिर नेक्स्ट इसका उद्देश्य देख लेते हैं। हर एक योजना का कुछ ना कुछ एक उद्देश्य रहता है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि हमने पहला भी पढ़ा था आपका IAY में, ठीक है? IAY में जो उद्देश्य को लेके वो योजना प्रारंभ किया गया था, उसी ही उद्देश्य को आगे इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है? अच्छा हाँ, जो 1 अप्रैल 2016 को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ किया गया था, एक्चुअल में इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके इसको किया गया था। इस योजना को प्रारंभ और किनके द्वारा किया गया था पूछा जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था इसको, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन करने के लिए पक्का आवास, रसोई व शौचालय युक्त आवास उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, इसमें जो रसोई और ये जो शौचालय है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? जो IAY है उसमें कैसा शौचालय था, कैसा रसोई था, धुआं रहित रसोई। ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इसका लक्ष्य, 2022 तक सबके लिए आवास निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। फिर देखते हैं हम लोग हितग्राही की पात्रता। तो जैसा हमने IAY में जो पढ़ा था, इंदिरा आवास योजना में जो भी पात्रता हमने जो पढ़ी थी, वही इसके अंतर्गत भी शामिल है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं हम हितग्राही का चयन। देखिए, जो हितग्राहियों का जो चयन है, वो एक सूची है, उसके अनुसार किया जाता है। उस सूची को बोला जाता है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की ये जो सूची है, इसके अनुसार ही हितग्राहियों का चयन किया जाता है, जिसको बोला जाता है SECC। SECC मतलब सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है? सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसके अंतर्गत हितग्राहियों का जो चयन किया जाता है, देखते हैं कैसे कैसे हितग्राही इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो पहला है मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह और मुक्त बंधुआ मजदूर। मुक्त बंधुआ मजदूर क्या होता है, मैं आपको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत समझाई हुई थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है शून्य कमरे वाले परिवार। ऐसे परिवार ऐसे परिवार जिनके घर पे एक भी कमरा ना हो, उनको शून्य कमरे वाले परिवार कहा जाएगा, है ना? तो इसके अंतर्गत शून्य कमरे वाले परिवार भी शामिल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, जहां 16 से 59 वर्ष आयु का कोई वयस्क सदस्य ना हो, ठीक है? जहां 16 से 59 वर्ष आयु का कोई भी वयस्क सदस्य ना हो, उन वहाँ वैसे जो परिवार है, उनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, जहां 16 से 59 वर्ष आयु का कोई वयस्क पुरुष ना हो, इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, जहां 25 वर्ष से अधिक का, मतलब जो 25 वर्ष की जो उम्र है, उस उम्र से अधिक उम्र का कोई भी वयस्क साक्षर ना हो, ठीक है? दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार। देखिए, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मतलब पर डे वर्क पर डे इनकम ऐसा, और नो वर्क तो नो इनकम, ठीक है? नो वर्क नो पेमेंट। तो ऐसे
जो भूमिहीन परिवार हैं, जो डेली मज़दूरी करते हैं और डेली मज़दूरी से जो उनका इनकम रहता है, उसी से उनका गुज़र-बसर चलता है, तो ऐसे भूमिहीन परिवार को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ओडीएफ मुक्त ग्राम परिवार, खुले में शौच मुक्त जो ग्राम है, वहाँ पे जो परिवार है, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। फिर आवास आवास का आवंटन जो है, जैसे कि मैंने आपको आईएवाई जो योजना हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि जो महिला जो होती है, वयस्क महिला, उनके नाम पर ही मकान का आवंटन किया जाता है ना। और अगर वो महिला चाहे तो पति पत्नी दोनों के नाम पर भी आवास का आवंटन किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसा आईएवाई में हमने जो पढ़ा है इंदिरा आवास योजना में, वही इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी शामिल है। ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट है वित्तीय हिस्सेदारी। देखिए, जो वित्तीय हिस्सेदारी है ये दो पार्ट में रहेगा, एक सामान्य क्षेत्र है और एक है पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर तो है लेकिन उसके साथ में हिमालयी क्षेत्र भी आ जाएंगे। ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये सब पूर्वोत्तर में शामिल होते हैं। ठीक है। और हिमालयी का मतलब हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक। तो सामान्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य की अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो ये है 60:40 के अनुपात में, और पूर्वोत्तर प्लस हिमालयी राज्य में अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य की इसमें जो हिस्सेदारी है वो 90:10 के अनुपात में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आवंटित राशि। देखिए, जो सामान्य क्षेत्र है उसी को मैदानी क्षेत्र बोला जाता है ना। तो सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपये का जो राशि है वो सामान्य क्षेत्र में प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो आईएपी क्षेत्र है, जिसको दुर्गम क्षेत्र बोला जाता है या पहाड़ी क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पे 1,30,000 रुपये की राशि आवंटित की जाएंगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, उसमें आईएपी ज़िले के अंतर्गत कितने ज़िलों को रखा गया है, तो 14 ज़िले इसके अंतर्गत शामिल है। अगर संभाग पूछा जाएगा तो 4 संभाग शामिल है। ठीक है। कौन कौन सा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग। इसके अंतर्गत बिलासपुर संभाग शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो संभाग हैं ये, इनके अंतर्गत कौन कौन सी जिला शामिल है। ठीक। देखिए, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का अगर मैप देखा जाएगा तो जो बस्तर संभाग है वो सबसे नीचे वाले एरिया में है। ठीक है। तो बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं और 7 के 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है। फिर है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत राजनांदगांव और कबीरधाम को शामिल किया गया है। फिर है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद को शामिल किया गया है। फिर है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सूरजपुर को छोड़कर बाकी सभी जो जिले हैं उसको शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से जिले होंगे, सूरजपुर अगर छूट रहा है तो और कौन कौन से जिले शामिल होंगे, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर, ये चारों इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो राशि है इसमें आरक्षण कैसा कैसा है। तो जो आवंटित राशि है इसका 60% SC/ST के लिए आरक्षित किया गया है। इसी आवंटित राशि का ही 15% अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित किया गया है और 3% विकलांग या दिव्यांग के लिए शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि जब मैंने आप लोगों को मनरेगा जो पढ़ाया है तो उसमें ये बताई हूँ मैं कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो है इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है, और जो आईएपी जो क्षेत्र वहाँ पे 95 दिन का अतिरिक्त जो मानव दिवस रोजगार होता है ना। तो ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि आवास निर्माण हेतु मनरेगा के तहत अतिरिक्त मानव दिवस जो है सामान्य जो क्षेत्र है या सामान्य जो जिले हैं उसमें 90 दिन का है, और आईएपी जो क्षेत्र है उसमें 95 दिन का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आवास निर्माण। देखिए, जो आवास निर्माण है इसके लिए भी आपका क्षेत्र डिसाइड किया गया होगा कि कितने क्षेत्र के दायरे में आपको आवास निर्माण करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंदिरा आवास योजना में भी क्षेत्र बताया हुआ था। ठीक है। अगर याद होगा आपको तो उसके लिए जो मैंने क्षेत्र बताया था वो न्यूनतम 20 वर्ग मीटर का क्षेत्र बताया था। उस 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत घर भी बनाना है, प्लस उसमें रसोई भी बनाना है और शौचालय भी बनाना है। ठीक है। याद रखिएगा, रसोई, धुआं रहित रसोई और शौचालय उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत आवास निर्माण के लिए कुल 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल डिसाइड किया गया है। इस 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में वो जैसा चाहे वैसा घर बना सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्र है वो 25 वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आवास निर्माण कौन करेगा। देखिए, जो आवास निर्माण है, अगर जो हितग्राही हैं, अगर वो उनको राजमिस्त्री का अगर काम आता है तो वो स्वयं करेंगे, और अगर उनको वो कार्य नहीं आता है तो मनरेगा योजना के अंतर्गत ऐसे मजदूर जिन्हें घर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है या जिनको घर बनाने का प्रशिक्षण मिला है, वो यहाँ पे घर निर्माण का कार्य कर सकते हैं, उनको घर निर्माण का कार्य दिया जा सकता है। ठीक है। अब जो घर निर्माण करना है तो इनके लिए जो आवास है उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। घर निर्माण करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमको घर कैसा बनाना है, किचन कहाँ पे रखेंगे, बाकी चीज़ें किधर रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो आवास की रूपरेखा है ये वही चीज़ है, जो स्ट्रक्चर है या उसका जो डिज़ाइन है वो रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। तो अगर हितग्राही चाहे तो वो अपनी मर्जी के अनुसार 25 वर्ग मीटर के दायरे को ध्यान में रखते हुए वो जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन अपने हिसाब से वो बनवा सकते हैं। ठीक है। और अगर वो चीज़ ना करे, अगर वो अपनी मर्जी के हिसाब से ना चले, तो होता क्या चीज़ है, यहाँ पे एक यूएनडीपी करके संस्था होती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो ये जो संस्था है वो राज्य में सर्वेक्षण करती है और उसके पश्चात सस्ते में आपदा रोधी आवास निर्माण करने के लिए एक डिज़ाइन तैयार करती है। तो अगर हितग्राही चाहे तो उनके डिज़ाइन के हिसाब से भी अपना घर बनवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि जैसे जो आवास निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर उनको जो राशि दी जाती है ना, तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि उनके लिए बहुत अच्छा लग्जरी वाला ही घर बन पाए, है ना। तो अगर कोई हितग्राही जितनी जो राशि उनको प्रोवाइड की जाती है उसके अतिरिक्त अपने घर निर्माण के लिए और राशि लगाना चाहता है ना, उसके लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो अगर बैंक से ऋण लेना चाहता है तो बैंक उनको 70,000 रुपये तक की ऋण प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है। इसमें एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, जो आवंटित राशि है ना, जितनी राशि उनको जो दी जाती है उसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि उनको और दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो राशि का निर्धारण है इनको इनको कौन इसको निर्धारित करता है, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है तो इसको भारत सरकार ही निर्धारित करता है। ठीक है। थैंक यू।